नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या ममता बनर्जी के लिए राहें आसान लग रही है या फिर राह उनके लिए बहुत ही मुश्किल सा बनता दिख रहा है। और 2026 में यानी कि अगले साल जो चुनाव होना है मार्च अप्रैल में, उस चुनाव में ममता बनर्जी का हाल सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर बहुत ही कमजोर सा दिख रहा है। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, कई दावे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार तो नहीं बनेगी। कई जानकार भी कह रहे हैं कि देखिए, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी इस बार मुश्किल में नजर आ रही है। हमारी तरफ से भी कुछ फैक्टर्स निकालने की कोशिश हुई। इसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतना कितना मुश्किल भरा काम हो सकता है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर ममता बनर्जी कमजोर दिख रही हैं। कई ऐसी चीजें हैं, अचानक से वहां पर डेवलपमेंट ऐसी चीजों की हुई हैं जिसके बाद इसका असर, चुनावी असर ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी के ऊपर पड़ना तय है। 2021 जैसा नतीजा 2026 का तो नहीं रहने वाला है। चलिए, कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे हम लगातार आपको बताएंगे। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है जो कहा जा रहा है ना कि इस बार ममता बनर्जी नहीं जीत पाएंगी। ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल इस बार निकल जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इस बार वहां पर उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है कि एसआईआर के तहत 58 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। इनकी संख्या भी आने वाले समय में हो सकता है और बढ़ेगी, क्योंकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से 58 लाख वोटर्स कटने की बात सामने आई है। 58 लाख वोटर्स जो कटे हैं, जो जानकारी है अलग अलग जिलों की, जो जानकारी है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा इफेक्टेड इस 58 लाख वोटर्स के कटने से अगर होगा तो टीएमसी की पार्टी होगी, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर टीएमसी की विधायक हैं या फिर टीएमसी की वहां पर जीत पिछले चुनाव में होती रही है। तो 58 लाख वोटर्स कटने का मतलब है कि अगर टीएमसी के खाते के हिसाब से बात करें तो हर सीट पर तकरीबन मानकर चलें कि 20 से 25 हजार वोटों का नुकसान टीएमसी को हो सकता है, और इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और भी कई पार्टियां हैं जो कि ममता बनर्जी को पूरी तरह से एक बड़ी चुनौती पेश उनकी तरफ से की जा रही है। तो एक बड़ा फैक्टर 58 लाख वोटर्स का कटना है। वैसे एक बात इसमें और ध्यान देने वाली बात होगी कि 58 लाख वोटर्स में वैसे लोग ज्यादा हैं जो या तो मृत पाए गए या फिर लापता पाए गए या फिर उनके वोटर लिस्ट में दोहराव देखा गया, यानी कि कई जगह पर उनके नाम देखे गए। कई लाख वोटर्स हैं जहां पर गड़बड़ी की पूरी तरह से आशंका जताई गई है चुनाव आयोग की तरफ से। ये सब मिला जुला करके 58 लाख वोटर्स जो कटे हैं, और इसका जो असर होगा वो टीएमसी के ऊपर ही होना है, क्योंकि टीएमसी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि ये जो फर्जी जो वोटर्स थे, इस आधार पर टीएमसी की वहां पर जीत होती रही है, तो वैसे ही बहुत बड़ा नुकसान होना है। लेकिन अगर इस बात को न भी माना जाए कि ठीक है, जो फर्जी वोटर्स हैं उनका वोट पड़ता नहीं होगा, तब भी अगर 5 से 10% वोट को भी अगर इसमें गिना जाए तो टीएमसी को बड़ा नुकसान होता यहां पर दिख रहा है। और यही वजह है कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी इतनी परेशान थी। सबसे बड़ी बात है कि बंगाल में वोटर्स जो कटे हैं वो बिहार से ज्यादा कटे हैं, और ममता बनर्जी लगातार कहती रही कि ये बिहार नहीं बंगाल है और यहाँ नहीं होने देंगे। एसआईआर को लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप उनकी तरफ से चलते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत ही एक्टिव होकर समयबद्ध तरीके से 58 लाख वोटर्स को निकाला है, जो एक्चुअली में वोट देने का उनके पास कोई अधिकार नहीं, या फिर है ही नहीं, या तो वो मृत कैटेगरी में आ रहे हैं, या फिर दूसरे राज्य में उनका स्थानांतरण हो गया, या फिर फर्जी वोटर्स हैं। जो घुसपैठी और रोहिंग्या की बात उठती है उसमें ऐसे लोग भी हैं, या कह सकते हैं कि आधे से अधिक जो रोहिंग्या और घुसपैठी थे तो भाग गए वहां से, या फिर उन्होंने अपना एसआईआर के तहत खुद को एसआईआर की तहत उनका नाम जुड़ा ही नहीं। तो 58 लाख वोटर्स का एक बड़ा नुकसान जो है टीएमसी को होना तय माना जा रहा है। दूसरा जो फैक्टर है नितिन नवीन, जो कि अभी बीजेपी के
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इनको बनाया गया है। नितिन नबीन पर बीजेपी ने इसी तरह से दांव नहीं लगाया, बल्कि नितिन नबीन के जरिए बंगाल को, है ना, बंगाल को जीतने का एक बड़ा दांव बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। नितिन नबीन बिहार के हैं, और अगर थोड़ा सा समझिए इस बात को, सीट का समीकरण समझना जरूरी है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो तकरीबन 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर बिहार के लोग जो कि पश्चिम बंगाल में रहते हैं उनका प्रभाव ज्यादा, यानी कि वही तय करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। 50 से 60 सीटें ऐसी हैं। नितिन नबीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं बीजेपी का, तो इसका एक बड़ा प्रभाव पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। और जो बिहार के रहने वाले जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, बिहार के जो वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल में, उनके ऊपर सीधा प्रभाव नितिन नबीन का पड़ेगा। एक बात और है कि नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं, और ऐसा माना जाता है, वैसे कोई एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि कायस्थ समाज का एक बड़ा प्रभाव पश्चिम बंगाल में दिखता है। और एक शिक्षित वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, अग्रणी कैटेगरी में इसे माना जाता है इस समाज को। और सबसे बड़ी बात है कि समाज का राजनीतिक प्रभाव भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो कायस्थ समाज ही नहीं, बल्कि कायस्थ समाज के जरिए जितने भी फॉरवर्ड क्लास के जो वहां पर जो जाति, जो वर्गीकरण वहां पर है, खास तौर पर ब्राह्मण अगर की बात करें, ब्राह्मण, कायस्थ और दूसरे वैसे लोग जो फॉरवर्ड कैटेगरी में वहां पर आते हैं, उनके ऊपर नितिन नबीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद, उनके ऊपर एक बड़ा पलायन बीजेपी की तरफ होना तय माना जा रहा है। यानी कि 50 से 60 सीटों पर बीजेपी ने पहले ही एक तरह से बड़ा दांव लगा दिया है नितिन नबीन के जरिए। और नितिन नबीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना, इसे आप ऐसे मानकर चलें कि टीएमसी के लिए, है ना, टीएमसी के लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र, है ना, टीएमसी को खत्म करने के लिए, टीएमसी को चुनाव में हराने के लिए ब्रह्मास्त्र की तरफ बीजेपी ने नितिन नबीन को उतारा है। इसका बड़ा फायदा देखिएगा पश्चिम बंगाल में पड़ना तय है। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर नितिन नबीन का नाम चुना गया बीजेपी की तरफ से। 60 सीटों का, है ना, 60 सीटों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा जो फैक्टर है, हुमायूं कबीर और ओवैसी, जिनकी पार्टी AIMIM है। हुमायूं कबीर जो कि बाबरी मस्जिद, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर चर्चा में है। बाबरी मस्जिद बनेगा नहीं बनेगा वो अलग सवाल है, लेकिन उस मुद्दे पर हुमायूं कबीर आज की तारीख में पूरे देश में एक पहचाना हुआ चेहरा बन चुके हैं। मुस्लिमों के बीच उनकी एक अलग तरह की छवि की, खुद भी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में वो ओवैसी है। अब देखिए इन दोनों के बीच में, यानी कि ओवैसी की पार्टी AIMIM और हुमायूं कबीर के बीच आपसी गठबंधन की बात चल रही है। ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया, पूरी तरह से बगावत पर उतर आ चुके हैं हुमायूं कबीर, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि खास तौर पर जो बॉर्डर इलाके के जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, और कई ऐसे जिले हैं, खासतौर पर मुर्शिदाबाद की बात करें तो वहां पर मुस्लिमों की आबादी 70 से 75% है ना, समझ सकते हैं। और भारी संख्या में, तकरीबन अगर सीटों को मिला दिया जाए, सिर्फ मुस्लिम आबादी बहुल इलाके वाली सीटों को मिला दिया जाए पश्चिम बंगाल में, जिनका एक बड़ा प्रभाव पश्चिम बंगाल के चुनाव में पड़ता है, तो तकरीबन 75 से 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये लोग जीतने का दमखम रखते हैं। और हुमायूं कबीर इस बार बगावत कर चुके हैं और ओवैसी के साथ हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM भी कह रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत ही जोरदार तरीके से उनका चुनाव लड़ने का लक्ष्य है, मकसद अधिक से अधिक सीटों पर जीतने का है। हुमायूं कबीर के आने से अगर इन दोनों के बीच सीटों को लेकर किस तरह से चुनावी प्रबंधन दोनों लोग करेंगे, पश्चिम बंगाल में अगर बात बन जाती है, और ऐसा लग रहा है कि सहमति बन चुकी है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, तो हुमायूं कबीर और ओवैसी ये दोनों मिलकर एक बड़े फैक्टर के तौर पर पश्चिम बंगाल में उभरेंगे। और सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होना है तो टीएमसी का ही होना है। और सीधे तौर पर ये दोनों कह रहे हैं, इनके कार्यकर्ता भी पूरे जोश और उत्साह में है, और मुस्लिम वोटर्स का ध्रुवीकरण इन दोनों नेताओं की तरफ से बड़े पैमाने पर किया जा सकता है पश्चिम बंगाल में। और 100 सीटों पर बड़ा प्रभाव ये दोनों नेताओं की तरफ से हो सकता है। सीधे तौर पर कहना है कि किसी की सरकार वहां पर बने, लेकिन अब
टीएमसी के साथ हुमायूं कबीर नहीं है, ऐसा सीधे तौर पर वो कह रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं कि इस बार टीएमसी की सरकार नहीं बनने देंगे, ममता बनर्जी सीएम नहीं बनने जा रही है। चौथा जो फैक्टर मुझे जो लगता है कि ममता बनर्जी से जो बंगाल के जो हिंदू हैं, खासतौर पर जिनका टीएमसी से पहले बहुत ज्यादा जुड़ाव रहा है, वैसे तो ज्यादातर लोग अब बीजेपी की तरफ आते दिख रहे हैं, लेकिन अभी वैसे हिंदू जिनको ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को खुश करने के लिए, है ना, मुस्लिमों के लिए ज्यादा से ज्यादा वो मुस्लिमों की तरफ उनका जो झुकाव है, उस बात को लेकर पश्चिम बंगाल के जो हिंदू हैं वो नाराज हैं अंदर से। वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी अंदर से है कि ऐसी नेता होने का क्या मतलब कि बहुसंख्यक जो आबादी है उसकी चीजों को दरकिनार करके, चाहे वो त्योहार की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे धर्म की एकजुटता की बात हो, उसको दरकिनार करके मुस्लिम समुदाय को आखिरकार क्यों खुश किया जा रहा है और उस आधार पर किया जा रहा है, यानी कि उनको हिंदू पर्व त्योहारों का बलिदान करके मुस्लिम पर्व त्योहारों को एक तरह से प्रमोट करने की जो एक कवायद पश्चिम बंगाल में लगातार होती रही ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से, इस बात को लेकर वहां के जो हिंदू हैं जो अभी भी टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं वो अंदर से नाराज हैं। और अंदर से नाराज होने का मतलब ये होता है कि चुनाव के वक्त ये आपको आपकी हैसियत बता सकते हैं कि थोड़ा सा अपनी हैसियत में आप रहें, इसके बाद ही चीजें आगे बेहतर हो सकती है। तो जो मुस्लिम प्रेम जो दिखता है ममता बनर्जी का, उससे जो पश्चिम बंगाल के जो हिंदू हैं नाराज है, अंदर से नाराज हैं, दिखा दे रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं, लेकिन उसमें से ज्यादातर अब ऐसे लोग हैं जो दिखा नहीं रहे हैं कि मैं आपसे नाराज हूं, वो अंदर ही अंदर अपना एक थॉट प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं और हो सकता है कि अगले चुनाव में वो टीएमसी के खिलाफ चले जाएं। और ये आबादी बहुत बड़ी आबादी है और इसी आबादी और मुस्लिम आबादी के ऊपर टीएमसी की पूरी राजनीति है। और समझिए यहाँ पर जहां एक तरफ मुस्लिम आबादी पूरी तरह से खिसकती नजर आ रही है हुमायूं और ओवैसी की वजह से, वहां पर जो खुद टीएमसी के जो हिंदू सपोर्टर थे और हर हाल में टीएमसी को सपोर्ट करने वाले थे, अब ऐसे लोग भी अपने दिमाग को बदल रहे हैं कि ममता बनर्जी का जो मुस्लिम प्रेम है अब उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। पांचवा एक जरूरी है एक फैक्टर, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं कि पश्चिम बंगाल अब पूरी तरह से ममता बनर्जी के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। क्यों? बहुत सारे और इसमें फैक्टर्स, जैसे कि 4 फैक्टर्स आपको बता चुके हैं, जो बहुत सारी चीजें, एंटी इनकम्बेंसी बन चुका है, लगातार एक ही सरकार किसी की भी हो एक उबाऊपन आ ही जाता है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों को अब लगता है कुछ नया चाहिए, नई सरकार चाहिए, नई सोच चाहिए और नए लोग चाहिए। और उस लिहाज से ममता बनर्जी से आगे बीजेपी को वो देख रहे हैं। बीजेपी बहुत ही धमक के साथ पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी अपना प्रेजेंस वो दिखा रही है। ओडिशा को जीत चुकी है, पिछले बार 77 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीती थी और इस बार 160 का लक्ष्य है। बहुत सारे फैक्टर्स ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, तो बीजेपी इस बार बहुत ही जोश और उत्साह के साथ लगी हुई है बिहार चुनाव जीतने के बाद। दूसरी चीज है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है पश्चिम बंगाल में, उसे लेकर आम जनता के बीच में बहुत ही नाराजगी है। मर्डर, रेप, महिला सुरक्षा, है ना, छिनौती, गली मोहल्ले, हर जगह इस तरह से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का मामला खराब होने का दावा किया जा रहा है। वहां के लोग भी इस तरह की शिकायतें करते हैं, बीजेपी लगातार इस तरह के मुद्दे उठा रही है। दूसरी चीज एक और है कि रूरल एरिया में जो हमारे पास जो जानकारी है, ग्रामीण इलाकों में, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में लेफ्ट पार्टियों की जब सरकार थी, जो उनके कार्यकर्ता जिस तरह से जुल्म किया करते थे, डराते थे, धमकाते थे, ग्रामीण इलाकों में पश्चिम बंगाल के लोगों का कहना है कि उससे ही बुरा हाल टीएमसी के कार्यकर्ताओं का है। वो लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं से ज्यादा डरावने हैं, ज्यादा धमकी देने वाले लोग हैं और टीएमसी के लिए वो इस तरह से काम करते हैं जैसे गुंडागर्दी के बल पर, है ना, बाहुबली के बल पर सारी चीजें अपने पक्ष में करवाना चाहते हैं। तो एक अलग तरह का माहौल वहां पर ग्रामीण इलाकों में दिखता है। अगर शहरी इलाकों की बात करें तो छिनौती, रेप, मर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का मामला बहुत ही सवालों के घेरे में है और लगातार इससे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो क्रेज है,
आम जनता के बीच में वो गिर रहा है। ममता बनर्जी को अब लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी का हो गया, अब किसी और को मौका दिया जाए। और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अब तो मौका किसी और को मिलना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के हाथ से निकल चुका है। सारे फैक्टर्स उनके खिलाफ जा रहे हैं। कुछ फैक्टर्स उनके पक्ष में अभी भी हैं, लेकिन उस पक्ष को कैश करने के लिए ममता बनर्जी काफी लेट हो गई। जब हिंदू पर्व त्योहारों को लेकर जब उनका फैसला आता है, मुस्लिम पर्व त्योहारों को लेकर उनका फैसला आता है, तो उस वक्त उनको ये सब सोचना चाहिए था कि इसका आगामी प्रभाव क्या पड़ सकता है। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, मर्डर, रेप, इस तरह की चीजों को लेकर जिस तरह से वहां पर लगातार खबरें आती रही, ममता बनर्जी लगातार इस पर है ना डायरेक्टली इंटरफेयर तो करती रही, लेकिन लेट हो गया। लोग कह रहे हैं कि लेट हो गया। शुरू से ममता बनर्जी इन सब चीजों को क्यों नहीं ध्यान रखी? इतने सालों से वो पश्चिम बंगाल की सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल के अगर मूलभूत और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखता। लोगों की समस्याएं वहीं की वहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम प्रेम जो ममता बनर्जी का दिखता है, उससे ज्यादातर हिंदू वर्ग, चाहे वो किसी वर्ग, हिंदू के किसी है ना हिंदू वर्ग में किसी भी जाति के लोग हों, वो काफी नाराज होते दिख रहे हैं। और एक देखिए एसआईआर तो है ही, और उसके बाद नितिन नवीन भी बन गए, तो 160 सीट का झटका तो हो सकता है कि ऐसे ही लग जाए ममता बनर्जी को। अब 294 160 सीट का झटका लगने का मतलब सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की क्या अगले चुनाव में क्या उसकी स्थिति बनने वाली है। ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार मतलब 2026 का जो विधानसभा चुनाव होगा, क्या ममता बनर्जी के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल भरा काम लग रहा है? और कौन सा ऐसा एक फैक्टर है, आप अपनी तरफ से लिखिएगा इसको, और कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस फैक्टर के आधार पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में नहीं आ रही है, टीएमसी की सरकार नहीं बनने जा रही है? ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो तुरंत आप में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। साथ ही साथ आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी बात, अपनी राय रख सकते हैं, और जो भी कुछ कहना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ इक्वेशंस आपको लगता है पश्चिम बंगाल का कुछ आप अपने तरीके से देखते हैं तो उस बात को भी आप रख सकते हैं। नमस्कार।